कश्मीर फाइल्स जो है वो कोई स्टोरी थोड़ी है, वो स्टोरी नहीं है, वो हमारे ऊपर बीती हुई है। जो लड़की है जिसको काटा गया था, जो वो नर्स थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी, मैं उसको बचपन से जानता था। ये तो हमारे साथ बीता हुआ था, ये तो हुआ है, ये आज हमारे साथ हुआ है, कल हिंदुस्तान के हर एक बच्चे पर यही होगा। ये जात पात के चक्कर में ना रहिए और इस सेकुलर के वर्ड को दबा कर दीजिए। रातों रात मेरी माँ को मेरे भाई ने कंधे पे उठा के दूसरे सड़क पे लेकर आया और वहाँ से ट्रक में बिठा के जम्मू पहुँचाया। मेरी माँ, जो माँ मरते दम तक बोलती थी मेरा गाँव वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, मरते दम तक उसको उस घर की याद आती थी। मेरी माँ मरते दम तक बोलती थी कि मैंने उस चूल्हे को लिपाई नहीं की जब हम निकले वहाँ से, वो बर्तन वहीं पे हैं। तो उसको वो हाल था, उन्होंने जेला, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो बनाई थी प्रॉपर्टी। ये पहले से खींची पक रही थी कि हमें क्या करना है। 80 में अरब से वो लोग, उन्होंने कहा या शर्किया या गरबिया इस्लामिया इस्लामिया। ये इनका एजेंडा है कि पूरी दुनिया में चाहे मशरिक हो या मगरिब हो, ये पर्शियन वर्ड है, वहाँ सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होना चाहिए, बाकी कोई ज़ात नहीं होनी चाहिए। उनका एम जो था वो यही था कि हिंदू को ख़त्म करना। अभी भी लोगों को ये मतलब पता ही नहीं होता है कि ये अगर जम्मू गए तो वो सोचते हैं कश्मीर भी गए होंगे। तो हम उनको कितनी बार समझाते हैं कि हम नहीं जा सकते कश्मीर, हमने वो छोड़ दिया था। तो ताकि अगर वो ये मूवी देखेंगे उनको थोड़ा सा ये माइंड में सेट बैठेगा कि नहीं बहुत कुछ हुआ था। नहीं तो उनको ये कहानी सुनते जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे, मे बी वो मतलब मैं तो होप करती हूँ कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि तब क्या हुआ था। मेरे भाई को पीठ पे बिठा के अस्पताल ले गए, उसके अंदर ये बाहर आई थी, अस्पताल वालों ने इलाज नहीं किया, बोला ये काफिर है, इलाज से मना कर दिया क्लियर, बोला हम अगर करेंगे आपको मारेंगे, हम काफिर हो, काफिर का इलाज नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भी सेकेंड हैंड ट्रॉमा झेला है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे हम सुन के ही हम इतना डर चुके हैं कि हम भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम वहाँ जाके रह सकें। रहने की जगह नहीं, खुले आसमान के नीचे, खाने को कुछ नहीं, और उसके बाद में कुछ लोगों का सहारा हमें मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातनी लोग सामने आ गए, जिनके अंदर भावना थी अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की, वो आगे आए। उन्होंने हमें समय समय पर अपना जितना भी योगदान उनसे हुआ उस समय उन्होंने दे दिया, जिसका हम अंदर से क्या मैं कह रहा हूँ नतमस्तक है और आभारी पूरे के पूरी ज़िंदगी भर, जब तक हम जिंदा है तब तक आभारी रहेंगे उसका। जब इसने फारूक अब्दुल्ला के साथ राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया तब क्या था? क्या इनको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ये जानते थे, मगर बेवकूफ़ हम ही लोग निकले जो हम लोगों को मुसलमान कहते थे आप बनाओ मकान, कल हमारा ही है, मगर हम लोग सोचते थे ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे साथ हुआ। हमारे पास जो खच्चर होते थे, गाय भैंस होते, इनसे बड़े मकानों में हम रखते थे, उनको पालते थे, मगर क्या करें हमारी बदकिस्मती है, हमारे साथ को ये त्रासदी हुई। आज अग्निहोत्री ने ये हिम्मत की, ये दिखाने की, ये सच दिखाने की। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स मूवी का आप लगातार नाम सुन रहे होंगे, लगातार ट्रेंडिंग में देख रहे होंगे। द कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री जी ने बड़ी बखूबी से ये तो दिखाया कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था और कश्मीर में बुरी तरह से उन लोगों के साथ अत्याचार करके उनको भगाया गया था। लेकिन वो आकर के कहाँ बसे थे? आज हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी कॉलोनी में। कश्मीरी कॉलोनी का बोर्ड पीछे लगे हुए देख रहे हैं। इस कश्मीरी कॉलोनी की 1990 में ये कॉलोनी जो यहाँ पर बनी थी, जब नरसंहार हुआ उसके बाद कश्मीरी पंडित भाग करके आए और वो यहाँ पर बसे। उनके साथ क्या हुआ, आखिर हुआ था उस रात को, सीधे चलेंगे कश्मीरी पंडितों से बात करेंगे, आपको ग्राउंड से सच्चाई दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। द कश्मीर फाइल्स बनी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा अत्याचार सहन किया। कश्मीर से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और दिल्ली के कश्मीर कॉलोनी में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको कैरेक्टर पे बनी हुई मूवी तो आपने देख ली होगी, द कश्मीर फाइल। नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर के देखें। लगातार आप देख रहे होंगे ट्रेंड चल रहा है, लगातार लोग जो हैं उसको जानने के लिए, देखने के लिए आपको कह रहे होंगे। आप जरूर जाइए, देखिए। लेकिन सच्चाई में क्या हुआ था उन लोगों के साथ,
क्या उन लोगों को झेलना पड़ा था, और यहाँ से आने के बाद कश्मीर ऐसा जगह जिसको स्वर्ग कहा जाता है भारत का, वो छोड़ करके आज उनको नजफगढ़ में आके बसना पड़ा, इस तरीके की जगह पर आकर के उनको बसना पड़ा। क्या उनको परेशानी हुई, क्या सरकार ने उनकी मदद की थी, नहीं की थी, तमाम सवालों का जवाब यहाँ से देंगे, इन लोगों से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए अपना। जय श्री राम। मैं सुनील राजदान, ऑरिजिनली मैं सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला का मूल निवासी हूँ। जम्मू कश्मीर में आपको छोड़ करके दिल्ली में आना पड़ा, क्या ऐसा हुआ था? एक बार घटना लोगों को बताएंगे दर्शकों। उस घटना को घटना ना कहे तो ज़्यादा अच्छा है, वो त्रासदी थी। मैं स्वयं उस समय बस खाली अपनी ग्रेजुएशन करके ही निकला था, यानी कि अपने जीवन के संघर्ष का पहला मेरा कदम था कि वो त्रासदी हमारे ऊपर आन पड़ी, जहां एक तरफ से अपना कैरियर और दूसरी तरफ से पलायन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा और कैसे करना है। वहाँ से निकलने के बाद में वहाँ के एट्रॉसिटीज़, बाहर के लोग तो ठीक, लेकिन बाहर का कभी भी कोई भी आदमी ऐसी त्रासदियों में कामयाब नहीं हो सकता है जब तक लोकल पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहता है। उस त्रासदी में लोकल कश्मीरियों का पूरा सपोर्ट रहा। कश्मीरी हिंदू जो है समाज को वहाँ से निकालने में उनका 100% सपोर्ट रहा उन जहादियों के साथ में। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, उनको गोलियों से रौंद दिया, मकानों को जला दिया, बहनों के साथ, माँओं के साथ में वो अत्याचार, वो फिज़िकल टॉर्चर जो हम कह भी नहीं सकते हैं। उस दर्द को लेके पलायन के सिवा हमारे पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सर, एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई वहाँ से जो लोग हैं, लोकल सपोर्ट है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, तो क्या जो वहाँ पे प्रशासन था वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था जो लोग आपको वहाँ से निकालना चाहते थे? देखिए, प्रशासन का कैसे हम ये ना कहें कि नहीं मिला था। आज अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, और मेरे साथ में अगर कोई भी जुल्म होता है, अगर गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग क्या समझेंगे? वही वहाँ पे हुआ। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल टोटल मोमेंटम या जो बड़े अधिकारी थे वो सब के सब मूक दर्शक बन के बैठ गए। किसी ने भी एक भी वक्तव्य नहीं दिया इसको रोकने के लिए जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही थी। कोई विकल्प नहीं बचा था हमारे पास में पलायन के सिवा, और ना तो उसमें किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, ना हमारे पास में रहने की जगह। सड़कों पे हम लोग मर गए। एक ही दिन अगर मेरे को याद रह रहा है, क्योंकि 30-32 साल हो गए, एक ही दिन में हिंदू अपने कश्मीरी भाई मेरे 40 लोग एक ही दिन जम्मू की गर्मी ना सहन करते हुए लोगों सड़कों पे उन्होंने दम तोड़ दिया। रहने की जगह नहीं, खुले आसमान के नीचे, खाने को कुछ नहीं, और उसके बाद में कुछ लोगों का सहारा हमें मिल गया जो एक किरण की आशा थी। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल में ये नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातनी लोग सामने आ गए जिनके अंदर भावना थी अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की, वो आगे आए। उन्होंने हमें समय समय पर अपना जितना भी योगदान उनसे हुआ उस समय उन्होंने दे दिया, जिसका हम अंदर से, क्या मैं कह रहा हूँ, नतमस्तक है और आभारी पूरे के पूरे ज़िंदगी भर, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आभारी रहेंगे उसका।
सर ये बताइएगा कि वो इंसान, कोई भी इंसान होता है, उसके लिए अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी चीज़ें, उनसे इतना ज़्यादा जुड़ाव होता है। कोई भी अपनी जैसे कहते हैं वतन की मिट्टी, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो उसको छोड़ने पे के लिए अगर किसी को मजबूर हो जाए तो ये मतलब बहुत बड़ा इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी कि इतना इंसान पूरा एक साथ इतने लोग पलायन कर जाएं और फिर ये घटनाएं या ये जो अब त्रासदी, इसको छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए। तो क्या ये पूरा प्लानिंग वे में हुआ था? देखिए, ऐसा है कि पलायन हम ये कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का आदमी का निकलना, उसको हम पलायन बोलते हैं। लेकिन हम सभी ये मानते हैं कि जहाँ हम पैदा हुए होते हैं, जिस कोख से पैदा होते हैं उसको माँ बोलते हैं, और जहाँ जिस जगह पे पैदा होते हैं उसको मातृभूमि बोलते हैं। उस माँ को कैसे हम भूल सकते हैं? जब मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता तो मैं उस मातृभूमि को कैसे भूल सकता हूँ, जो मेरे पूर्वजों की है। अत्याचारी लोगों ने कन्वर्जन फोर्सिबल करके उसके अंदर दूसरे धर्मों के लोग बसा दिए। उसका ये मतलब नहीं है वो मातृभूमि मेरी नहीं है, वो मेरी माँ है। पहले भी उसके ऊपर मेरा अधिकार था और आज भी मैं उन्हीं ऋषियों का वंशज हूँ जिनकी वो जगह है, वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, वो रहूँगा भी हमेशा सदा के लिए। मैं यहाँ पर अगर विस्थापित होकर आया हूँ, लेकिन मेरी मातृभूमि आज भी वही सोपोर है, वही बारामूला है, वही कश्मीर है। अब जब द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी बन के आती है सामने, उस फिल्म को पहले ही रिलीज होने से पहले ही कई लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि उसको कोर्ट तक चले जाते हैं कि इसको रोक लगनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए, इससे दंगे भड़केंगे। क्या इस चीज़ को कोई, इसके पीछे कोई ऐसी वजह है कि सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए इसको दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, इसका स्पष्ट एक उदाहरण में, या समझ लीजिए इसका एक रिप्लाई जो है, 32 साल हो गए इस घटना को घटित हुए। 32 साल में अपने पूरे भारत में या पूरे संसार में किसी भी एक आदमी ने हिम्मत नहीं की सच्चाई को दिखाने के लिए। कोई न कोई कारण तो होगा। वो कारण क्या है? वो कारण है बेसिकली ये जो हमारे भारतवर्ष में, भारत खंड में, ये जो हम सनातनी लोग हैं, इनकी आवाज़ दबानी है, चाहे वो किसी भी रूप में है। ये खाली कश्मीर की नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर आपको लेके जा रहा हूं। मैं, आप बंगाल को देख लीजिए, आप केरल को देख लीजिए, कहाँ नहीं है। जहां भी सनातन है, इसको मिटाना है, वही है, वही सेकुलरिज्म। आज को जिस भाषा में बोलते हैं उसको सेकुलरिज्म कहते हैं। सनातन को खत्म करने का दूसरा एक अंग्रेजी परिभाषा शब्द है सेकुलरिज्म। तो इस पिक्चर को 32 साल लग गए। बहुत समय होता, 32 साल एक जनरेशन है वो। यानी कि मेरी जिंदगी तो पूरी गई गई, यानी कि मेरे बच्चे भी आज जो है 30 साल के हो गए। 30-32 साल के मेरे बच्चे हैं। अगर मैं दोनों को जमा करता हूं तो यानी कि 60 साल हो गए। 2 जनरेशन हमारी खत्म हो गई इस त्रासदी में, लेकिन किसी एक का शब्द नहीं निकला जब तक ये जो अभी रिलीज हुई हमारी पहली मूवी, जिसने हमारा दर्द को जो है प्रकाशित किया, बड़े पर्दे पे लाया। तो मैं उनका साधुवाद करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं उन लोगों के साथ में, और सभी लोगों को आग्रह करता, आह्वान करता हूं कि भैया आगे आ जाओ और इसको पूरी, इस मूवी को, इसको मूवी नहीं कहते हम, ये बेसिकली जो हमारा दर्द है, ये हमारा दर्द है। इसको जो प्रॉपरली सारे मूवी थिएटर में जाके देखे, प्रोत्साहन दे, सो दैट के आगे आने वाले शायद बुद्धिजीवियों का दिमाग खुल जाए और सच्चाई सामने आ सके। मेरे अजीज ने भी कहा कि ये सोपोर का रहने वाला है। खुशकिस्मती ये है कि मैं भी सोपोर का ही रहने वाला। ये छोटा है मेरे से 15-16 साल। इसने सोपोर का नाम क्यों ले लिया, मैं मीडिया कर्मी उसको इसलिए बताना चाहता हूँ। सोपोर कश्मीर में वो जगह है जिसे आर्मी में भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। वहाँ के 2 लीडर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट हुर्रियत के थे, सैयद शाह अली शाह गिलानी वो भी उधर के ही थे। 2 नेता वहाँ थे।
तो बेटे मैं आप लोगों को ये बताऊं, जो शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, सोपोर, मैंने पहले ही कहा था, सोपोर डिग्री कॉलेज में 80s की बात है, जब अरब से भी लोग आ गए थे। ये पहले से खिचड़ी पक रही थी कि हमें क्या करना है। 80 में अरब से वो लोग, उन्होंने कहा या शर्किया या गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया। ये इनका एजेंडा है कि पूरी दुनिया में, चाहे मशरिक हो या मगरिब हो, ये पर्शियन वर्ड है, वहाँ सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होना चाहिए, बाकी कोई ज़ात नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती यह है कि कश्मीर, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, तो वहाँ पर वो पाकिस्तान वहाँ के लोग वहाँ पर आ गए, तो उनकी मदद से उन्होंने किस तरीके से, वो आप लोगों ने भी देखा, मेन एम उनका था हिंदुओं को कत्ल करना। सेशन जज ने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा दी, बारामूला के सेशन जज। नीलकंठ गंजू हाई कोर्ट जज था, उसने वहीं फैसला स्टैंड रखा, सेशन जज को गोली से उड़ा दिया गया। नीलकंठ गंजू को, शरीफ दिन मलिक को क्यों नहीं गोली से उड़ा दिया गया, जबकि फैसला उसी ने दिया था, क्योंकि वो मुसलमान था। उनका एम जो था वो यही था कि हिंदू को ख़त्म करना। अब आप लोगों ने फिल्म देखी है, मैं ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा कि रैप किस तरह हुआ, कितने लोगों का वो पुराना चता, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी है, मेरी क्लोज भी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो आप लोगों ने फिल्म में देखी है और देखना चाहिए। तो उनका जो मकसद है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हाल ही में आप लोगों ने देखा ये हिजाब, ये हिजाब की बात क्या है? ये सिर्फ शैतानिया है, किस तरीके से डिसऑर्डर, क्योंकि मिलिटेंटों का काम है, टेररिस्टों का काम है टेरर क्रिएट करना। हिजाब की बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, इनको चाहिए कि जो कश्मीर फाइल है वो अच्छी तरीके से देखें। हिंदुस्तान जितने भी लॉ डिपार्टमेंट, जो भी मीडिया कर्मी है, देखिए इस तरीके से देखें। मैं हिजाब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि मीडिया कर्मी ये इस चीज़ का पता भी लगा सकते हैं ना। कोई लोग कुछ अपनी क्रिएशन करते हैं, कुछ बातें अपनी करते हैं। गूल जगह है जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट रामबन में, हायर सेकेंडरी नहीं, गोल गुलाबगढ़ नहीं, गूल गूल, तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल था, है। वहाँ एक लड़का आया था 12th क्लास का, ये समझने की बात है, 12th क्लास का लड़का आ गया वो अफगान बनकर। उसने बाल उसे रखे थे जैसे वो अफगान रखते हैं। वहाँ पर 3 कश्मीरी, 2 लेक्चरर और एक प्रिंसिपल था, एक एन मोस्ट प्रोबेबली राजन साहब खामोश है, रैना साहब का चार्ज नहीं जानते हैं, अशोक प्रिंसिपल साहब। तो जनाब वाले एक प्रोफेसर गया उस लड़के के पास, उसने उसको कहा यार ये क्या रखा है? ये हिजाब के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, मीडिया कर्मी अच्छी तरीके से सुनिए। वो प्रोफेसर गया, ये इतने बाल वो क्या रही? उसने कहा आपको क्या दिक्कत है? लड़के ने कहा उस्ताद से। इस दौरान दूसरा लेक्चरर भी उसके पास आ गया, वो भी कश्मीरी था, पंडित। भाई क्या हो गया, क्या हो गया आपस में टीचर और में? उसको उस लड़के ने उसको भी रगड़ा। प्रिंसिपल एक अशोक कुमार जी ने सोचा कि अब ये मुसीबत हो गई, वो प्रिंसिपल भी आ गया बच्चे को समझाने के लिए। भाई क्या हो गया? एक मारा, क्योंकि उसको प्रेस्टीज रखने था स्कूल का। हुआ यूं, आधा घंटा भी नहीं हुआ, पौने घंटे के अंदर अंदर 3 उड़ेर वो लड़का गया, उसने अपने भाई को बुलाया, उनको उधर ही मार देने, ब्रॉड डे लाइट। देखना चाहिए आपको, यू शुड कर, मीडिया कर्मी लोग उनको कन्फर्म करे, नहीं होगा तो मैं इधर ही हूँ ना, गर्दन काट कर कुत्ते को खिलाऊं। ये सही बात है। स्कूल में है ब्रॉड डे लाइट। यहाँ ये भी देखा आप लोगों ने हाल ही में, एक सरदार प्रिंसिपल और 2 मास्टरों को वो देखा ही होगा आपने, वो क्या हुआ वो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कश्मीर फाइल आप देख रहे हैं ये सही है। इसमें सिर्फ दिखाया जो भी हिंदू, ये कश्मीरी पंडित नहीं था। कश्मीरी पंडित हम पहले टारगेट थे, लेकिन इनके नक्शे पे पूरा मुल्क है, काफिर है, इन्फ्लुएंस है, पूरा हिंदुस्तान है आप लोगों का। हम भी जिस तरह से यहाँ हिंदुस्तान के लोग सोए हुए,
अरे ये फौज हमारा, करेंसी हमारी, ट्रांसपोर्ट हमारा, मस्त हमें कौन निकालेगा। लेकिन ऐसी चाल थी कि 24 घंटों में हमें निकाल दिया गया। ये देखना भी है, पुरानी हिस्ट्री भी है। आप जाए औरंगजेब को ले लो, टीपू सुल्तान को ले लो, तैमूर को ले लो, खोपड़ियों की ढेर लगाए थे हिंदुओं की? नहीं लगाए थे। हम उस वक्त भी सोए थे। यही हो रहा है। अगर इस वक्त भी हिंदू नहीं जागा तो उनकी हड्डियों की ढेर नहीं, उनका पता भी नहीं चलेगा कि उनके सर कहाँ थे। कश्मीर फाइल को देखो, इसमें आप, मैंने अभी कहा ना हिजाब, इसे क्या हुआ फिर 2 लेक्चरर और 1 प्रिंसिपल मारा गया। अब मैं यही बात कहूँ, जो यहाँ करे सेकुलरिज्म की बात करता है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक लड़का 12th क्लास का आ जाएगा, मेरे स्कूल में यूनिफॉर्म कोड की बात में करता हूँ, वो कहेगा सोमवार के रोज़ में शंकर का भक्त हूँ, वो जटा लेकर वो राख बाल कर वो आ जाएगा स्कूल में, मैं उसको रोक सकता हूँ? क्योंकि हिंदू का देश है। मंगलवार को हनुमान का ड्रेस लेकर आएगा, बुधवार के रोज आज गणपति जी का लेकर आएगा, मैं रोक सकता हूँ? लेकिन जो कोड ऑफ डिसिप्लिन यूनिफॉर्म ये स्कूल का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इसके साथ कोई नहीं है। सेकुलरिज्म इसमें खतरे में नहीं पड़ता है। ये शैतानों की चाल है। मतलब यही अवैसी पवैसी जो है, ये इन्हीं की चाल है। हाँ, और मतलब कश्मीर पे अगर वापस आए तो कश्मीर में ऐसा क्या इंसिडेंट्स आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहां से मजबूर होना पड़ा कि वहां से निकले और किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां सुरक्षित महसूस कर सके? वहां से क्यों निकलना पड़ा? यही तो बात है। ये लोग बदकिस्मती से कहता है गवर्नर जगमोहन ने उनको निकाला वहाँ से, लेकिन ये बात नहीं है। जब दिन दाड़े रैप होता था, कत्ल गारत होता था, बदला अभी मेरे बेटे ने कह दिया वहाँ के हालात, लेकिन शायद इसको अपने एक हमसाया का याद नहीं है। उसका नाम है जगन्नाथ। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चपरासी है। उसके 16 साल का बेटा, उसको मार दिया गया पहले दुड़ा कर। उसका कसूर क्या था? उसने BSF वालों को पानी पिलाया था। पहले उसको दरिया के किनारे खूब दुड़ाया, उसके बाद उसको गोली से उड़ा दिया गया। वो लाश भी नहीं मिली। ये कहता है क्यों भागना पड़ा? फिर रैप हो गए। आपने देखा, वो खुद भी, आप कश्मीर फाइल जब देखोगे, बहुत सी एजुकेशन, बहुत सी शिक्षा आपको मिलेगी। और यहाँ के जो डिपार्टमेंट वो भी सीखेंगे कहीं ये हालात यहाँ पर भी ना हो रहे हैं। मैं अपनी इस शाहीन बाग में आप देखें क्या हो रहा है, कहीं और यही हो रहा है ना। शो के बारे में बात करते हैं ना, आप हकीकत से कूल, आप ठंडे दिमाग से सोच, ये हीरों का शो है। आप नहीं देखते वो मर्द औरतें बनकर वो गोविंदा के वो क्या है, वो वहाँ क्या होता है, वहाँ बकवासी होता है ना। वो मर्द औरतें बनकर नाचते रहते हैं। वो किसी को फिल्म लॉन्च करनी होती है, उसको वो नंगी वंगी, मैं भगवान की कसम देखता नहीं, इस चीज़ को फेंको, जरूरत ही नहीं है। ये क्या करेगा? हिजड़े का काम है हीरो को आगे करना। कश्मीरी पंडित हिजड़े नहीं है, ये शेर है। सर, कश्मीरी पंडित को कश्मीर खाली करना पड़ा, वहां से छोड़कर भागना पड़ा। आज जब उस पर 30 साल के बाद किसी ने हिम्मत दिखाई फिल्म करने की, तो इस तरीके के लोग उनको प्रमोशन के लिए मना कर देते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी का कहना है। आप लोग क्या जवाब यहां से जाएगा? ऐसे लोग जो सेकुलर होते हैं, ये एक टर्म सेकुलर है, कहीं हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कहीं सेकुलर नहीं है। वहां सोशल है, वहां डेमोक्रेटिक है, वहां रिपब्लिक है, वहां सेकुलर नहीं है। ये जो 72 साल से जो अंग्रेजों ने इनको देन दी और इन्होंने ले ली उनसे, उसको सेकुलर बना के हम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के आगे निकले हैं। हमारा यही फर्ज है, जो ऐसे लोग हैं जो ये बनते हैं, जो दूसरी पार्टियों से पैसा लेके अपने शो बनाते हैं, या ऐसे ही जो कर्मी है, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खासकर हमारी जो कौम है, जो हमारी तहजीब है, वो इनसे मिलती नहीं है। ये फूहड़ है, इनको हम फूहड़ बोलेंगे। और हमारा यही रहेगा। कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित इसलिए मैंने बोला क्योंकि सारे हमारी जितनी भी जाति है वो एक ही है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि हमारे न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न हमारा कश्मीरी पंडित, जितनी भी जातियां हैं वो सारे एक में अमलगमेट हुई है। उसको कश्मीरी पंडित हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हिंदू के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान में।
उनको भी मैं ये मुखातिब होकर बता रहा हूं कि वो भी तैयार हो जाए ऐसे हालात के लिए और ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हो जाए, इनको चलने ना दे आगे। बिल्कुल कश्मीर फाइल्स जो है वो कोई स्टोरी थोड़ी है, वो स्टोरी नहीं है, वो हमारे ऊपर बीती हुई है। जो लड़की है जिसको काटा गया था, जो वो नर्स थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी, मैं उसको बचपन से जानता था। ये तो हमारे साथ बीता हुआ था, ये तो हुआ है, ये आज हमारे साथ हुआ है, कल हिंदुस्तान के हर एक बच्चे पर यही होगा। ये जात पात के चक्कर में ना रहिए और इस सेकुलर के वर्ड को दबा कर दीजिए। मैम एक बार नाम बता दीजिए अपना, और कश्मीर फाइल्स जो मूवी रिलीज हुई है, जो लोग इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं कि इसको नहीं रिलीज होना चाहिए, आप लोगों ने तो खुद सामने अपनी आंखों के सामने पूरा देखा है कश्मीर में कैसे आप लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, तो क्या यहाँ से एक मैसेज जाएगा? सर मेरा नाम तो भारती है, तो बिल्कुल मैंने कल ही कश्मीर फाइल्स देखी है। एक्चुअली दे वांटेड टू बैन ऑन दिस मूवी, तो वो रियलिटी नहीं दिखाना चाहते थे कि ताकि सारे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ये रियलिटी पता चले कि व्हाट हैड हैपेंड इन द कश्मीर। सो दैट इज़ वाई दे वांटेड टू बाइकॉट दिस, दे वांटेड टू मेक बैन ऑन दिस मूवी। तो इसलिए मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगी कि ये रियलिटी बेस है, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे ऑलरेडी बाकियों ने बोला है कि ये तो बीती हुई हमारी हम पे ही कहानी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी इंडिया में हैं और ऑल द वर्ल्ड, तो उनको ये पता चले कि एक्चुअली क्या हुआ था तब। तो अब तक तो ये सब रियलिटी को बंद रखा हुआ था, ये तो सारी पॉलिटिक्स थी। तो मैं चाहती हूँ कि सभी वर्ल्ड में, जैसे ये इन्होंने बोला है कि ये हमारे साथ तो ये पास्ट में हुआ है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ये सबके साथ होगा, तो ये रिपीट ना हो जाए, सबको ये पता चले कि क्या हुआ था। तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूँगी, ऑलरेडी आई हैव जस्ट मैंने सबको यही मतलब बताया कि आप लोग ये देख लीजिए। नहीं तो ऑल द टाइम कुछ लोग बोलते हैं अच्छा आप कश्मीर गए थे, मतलब जैसे जम्मू जाएंगे तो उनको ये लगता है कि अच्छा ये कश्मीर भी गए होंगे, जबकि हम लोग 90 में छोड़ के आए थे। और एट दैट टाइम आई वाज अ स्कूल गोइंग गर्ल, मैं तब स्कूल जाती थी। लेकिन अभी भी लोगों को ये मतलब पता ही नहीं तो होता है कि ये अगर जम्मू गए तो वो सोचते हैं कश्मीर भी गए होंगे। तो हम उनको कितनी बार समझाते हैं कि हम नहीं जा सकते कश्मीर, हमने वो छोड़ दिया था। तो ताकि अगर वो ये मूवी देखेंगे उनको थोड़ा सा ये माइंड में सेट बैठेगा कि नहीं बहुत कुछ हुआ था। नहीं तो उनको ये कहानी सुनते जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे, मे बी वो मतलब मैं तो होप करती हूँ कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे कि तब क्या हुआ था और डिफरेंस उनको पता चले। तो मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप देख लीजिए मूवी, जो 3 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है 30 साल का दिखाना। फिर भी जो ये डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री जी, उन्होंने बहुत कोशिश करी है। मे भी कुछ लोगों ने तो ये भी इस पर बवाल भी उठाया कि पूरा नहीं दिखाया, हमारा नहीं, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू शो द 30 years in 3 hours। तो इसलिए हो सकता कोई कमी रह गई, वैसे तो कमी नहीं है। तो उन्होंने एक ही फैमिली को कवर किया है, उसमें सभी का उसमें दिखाया, कोई वो बॉडी कैसे काट दी थी या बाकी कैसे गोलियों से बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ हो चुकी थी, तो वी वर बाउंड टू लीव दैट प्लेस। तो इसलिए लोगों को पता चले, तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि सब इस मूवी को देखें। हमने तो कल ही देखी है, तो हमसे तो रुका ही, मतलब इतना रोए हम लोग वहाँ पर, क्योंकि हम पर वो बीत चुकी है वो कहानी। ठीक है, थैंक यू। एक मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे आप देख रहे हो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, पूरे देश में लगातार लोग जो है उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जाइए देखिए, पर महिलाओं की संख्या उसमें काफ़ी कम अभी भी दिखाई दे रही है। तो क्या एक महिलाओं के लिए यहाँ से एक मैसेज देंगे कि उन लोगों को भी आगे आके लोगों को देखना चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए मूवी, ये तो पता चलना चाहिए कि हमारे साथ तब क्या हुआ था। इवन तो हमने तो, मैं आई एम ए टीचर, वर्किंग एज ए टीचर, तो मैंने तो अपने स्कूल में सब टीचर्स लेडी स्टाफ ज़्यादा है, मैंने तो उनको पूरा सजेस्ट किया आप प्लीज़ देख लीजिए ये मूवी। तो आपको और भी बाकियों को जैसे एक देखिएगा, मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया कि पूरी फैमिली को लेके जाइए आप देख लीजिए कि हमारे साथ तब क्या हुआ था। मे बी ये नहीं होना चाहिए आगे, कल तो हमारी बारी थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट आगे और भी ये बढ़ता जाएगा। तो उनको तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन स्टॉप वहीं करवाना चाहिए। उनको ये पता चलना चाहिए कि जो अब तक इन्होंने छिपा के रखा था वो तो बिल्कुल रिवील हो चुका है, सबके सामने आ चुकी है बात। तो जब ये मूवी देखेंगे तभी तो उनका पूरा पता चलेगा इसके बारे में। मेरा नाम अशोक कुमार कोल है, मैं आर्मी का कैप्टन रिटायर्ड हूँ। आर्मी में आप कैप्टन रिटायर्ड हैं, कश्मीर के अंदर ऐसे हालात बने कि पूरे कश्मीरों को वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाना पड़ा।
क्या उनके उस हालातों के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस टाइम ये हालात हुए हैं, सबसे पहले 86 में हुए थे, जब हमारे गांव अनंतनाग का रहने वाला हूं। उस एरिया में 306 मंदिर होल कश्मीर में जले थे और हमारे यहाँ 10 मंदिर जले थे 86 में। और 90s में उभर के आया इस्लामिक जिहाद। और उसके बाद जो कश्मीरी हिंदू है वो व्यक्तिगत रूप में और समष्टिगत रूप में दोनों साइड में दुखी है। मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मैं अनंतनाग का हूँ, मनपू का। हमारे 11 रिलेटिव खुद के मर गए, जिसमें एक घटना बताऊंगा आपको। दुखद घटना दिखाऊंगा, छोटी सी अपनी। एक मेरा मामेरा बाई था, उस मामेरे बाई के साथ मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे साथ में। वो मामेरा बाई अशवल तेलबनी में रहता था। वो बंदा गया, उसको बुलाया दोस्त ने, वो ऊपर से नीचे आया, खिड़की से 3rd मंजिल से नीचे से गोली मार दी उसने। वो 3rd मंजिल से गिर गया, अंदर बाहर आ गई। उसका बच्चा बाहर आया पापा दिखने, उसको भी गोली मारी। बच्चा है 1.5 साल का था। उसकी औरत ने मेरे मामेरे बाई को पीठ पे बिठा के अस्पताल ले गए। उसके अंदर बाहर आई थी, अस्पताल वालों ने इलाज नहीं किया, बोला ये काफिर है। अस्पताल वालों ने इलाज से मना कर दिया? इलाज से मना कर दिया, क्लियर। बोला हम अगर करेंगे हमको मारेंगे, हम काफिर हो, काफिर का इलाज नहीं होता। आप बताइए इस कंडीशन में कैसे वहाँ आदमी रह सकता है? नतीजा ये हुआ, सब की सब वहाँ से भाग गए। मेरे खुद के गांव में पैरालाल था, आर्मी का था, वो कोई लायक लासनायक था। वो वहाँ रहा, उसने जुर्रत की। उसके बीवी को बोला इसको मीटिंग में ले जाएंगे। उसके गर्दन काट के पूरे पीस करके बोरी में सामने रख दिया, अपने बरामदे के सामने। सुबह जब उठी वो देखा ये इसकी पीस हुई बोरी में, वो जम्मू भाग के आ गई। ऐसे हालात हो गए हर घर में, हर घर कहानी है। एक 32 साल के इस्लामिक टेरर को, इस्लामिक जिहादी टेरर को आप 2 शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये इतना बड़ी कहानी है, ये हर घर की कहानी है और कुल समाज की कहानी है, जिसमें इस्लामिक टेरर ने पूरे हिंदू को ख़त्म करने के लिए वहाँ साजिश रचाई। और ये 6 से पहले था। इसमें अफगानी, पाकिस्तानी और लोकल मुस्लिम का हाथ था और सब मिल के एक ही मुद्दा था, काफिर को भगाना है, और भगा दिया। द कश्मीर फाइल्स 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है। जैसे कहा कि 30-32 साल की चीज़ों को कम टाइम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना पॉसिबल था विवेक अग्नोत्री जी ने प्रयास किया। पर जो लोग रोक लगा रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, कोर्ट में जा रहे हैं, इसके PIL दाखिल कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से क्या एक मैसेज? हम विवेक अग्निहोत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 32 साल के बाद ऐसी फिल्म बनाई जिसमें सच्ची घटना को दर्शाया गया। और हम मजम्मत करते हैं, लांच भेजते हैं जो ये कपिल शर्मा है, जिसने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। सेकेंडली, जो आपने बताया ऐसे लोग जो बैकआउट करते हैं, ऐसे जयचंद दुनिया में बहुत सारे हैं और भारत में इनकी तादाद ज़्यादा है। इनको लगाम लगानी चाहिए, वो तभी लग जाएगी जब हम एक हो जाएंगे, इनको समझाएंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जैसे JNU में होता है। सेक्युलर इंडिया में बहुत है जिनको नॉलेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये घटना से, ये देखने से उनकी आंखें खुल जाएगी, वो समझेंगे सच्चाई क्या है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इससे कहानियों पर आधारित नहीं है। ये सच्चाई पेपर की घटना पर, इंटरव्यूज़ पर और अच्छे वीडियोज़ पर और जो नेशनल TV पर आया है उस पर आधारित है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो रियल में हुआ है, इन्होंने सिंबॉलिक 2-3 घर का दिखाया है, ये तो घर हुआ है, लेकिन वो भी क्या कर सके, इतने घटना को नहीं दिखा सकता। हो सकता आगे बल्कि एक पिक्चर बने जिससे पूरी घटनाएं कवर हो, जैसे मैंने घटना बताई आपको, ऐसी घटनाएं कवर हो। और जो लोग हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये गद्दार है देश के, जो सच्चाई को छुपाते हैं। सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है देश के लिए। तो क्या द कश्मीर फाइल्स में कुछ ऐसा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो लोग इसको रोक लगाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दंगे भड़क जाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं? ये तो विडंबना है देश की। सच्चाई को कोई नहीं सुनना चाहता, खासकर जो हिंदू के खिलाफ हो। देश की जनता को सच्चाई सामने लाने का कर्तव्य है लोगों का। अगर उसको कोई अड़चन डालता है तो वो, मैं समझता हूँ, वो देशद्रोही है। दंगा कैसे बढ़ जाएगा? तब क्यों नहीं बढ़ जब हम मारे गए? इनके दिमाग में फतूर है। अगर ये छुपते रहेंगे, अपनी सच्चाई को छुपाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा हिंदू नाश नाबूद हो गया इंडिया से, हिंदू नहीं रहेगा। जैसे बंगाल में हो रहा है, केरला में हुआ है, ऐसे कश्मीर से भी सब भाग जाएंगे। अगर ऐसा मुंह छुपाएंगे हम लोग, भाई सामने हमको मारा, हम आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने की बात हो गई, कैसे बच सकते? सभी लोगों को फिर कश्मीर फाइल्स देखने जरूर जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि पूरे जनता को, जितने भी भारतीय है और जो भारत से बाहर है, सबको कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए। इसमें कम से कम कुछ ग्लिम्प्स दिखाए गए हैं, पूरे दिखा नहीं सकता वो, जितने भी दिए सही दिए और वही बीता हुआ है, ताकि उनकी आंखें खुल जाएगी। जो खिलाफ है उनको भी दिखना चाहिए, जो इसके अगेंस्ट है, ताकि वो भी देखकर
देख सके कि सच्चाई क्या है और उनका माइंड बदली हो जाए, समझेंगे कि कैसे भुगते हैं हम लोग। जितने रेप, मर्डर, लूट हुए हैं कश्मीर में, वो बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जेनोसाइड और ऐसा मास माइग्रेशन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, यहूदी को छोड़ के। अर्पण, माय नेम इज अर्पण। हाँ जी। ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो इतनी अच्छी खूबसूरत जगह को आपका घर वाले लोग सब लोग वहाँ के थे, 30 साल के बाद अगर जम्मू कश्मीर में वापस बसने का मौका मिले, सरकार वो अगर ऐसा कुछ व्यवस्था कराए, तो क्या आप लोग वहाँ जाना चाहेंगे वापस? अच्छा, देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कश्मीर जा नहीं पाया, मुझे इसका सुख मिला नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कश्मीर जैसे आपने बताया स्वर्ग है, और अगर कभी हमें मौका मिलता है, मुझे अगर पर्सनली मिलता है, तो मैं जाना चाहूँगा। तो एज अ कश्मीरी हिंदू क्या एक दर्द रहता है हमेशा दिल में कि हमारी परिवार जो अगर वहाँ से पलायन नहीं किया होता तो हम लोग भी कश्मीर में रह रहे होते? हाँ बिल्कुल, दर्द तो और है। परिवार में लोग मिलते हो तो कहानी भी कुछ बताते हाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्द तो है। और अपने घर से दूर होना, इसका दर्द हमारे से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हम कभी, मेरे दोस्तों का गाँव जाना रहता है उनका, और जब मेरे से पूछते हैं तुम गाँव क्यों नहीं जा रहे हो, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि गाँव ही नहीं बचा हमारा। तो ये हमेशा से एक दुख तो रहा है कि गांव नहीं रहा और लोग नहीं रहे अपने। लेकिन हम, हाँ जी, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, क्या लगता है कि ऐसी मूवीज़ और बनने की ज़रूरत है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके? ज़रूरत तो बिल्कुल है। इससे पहले शिकारा आई थी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था वो देख के, बट जहाँ तक अभी इसकी बात करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छी फिल्म है, और आई वुड अप्रिशिएट अगर सब देखें इस फिल्म को। मेरा नाम मंशा है। ये बताइएगा कि एज अ कश्मीरी हिंदू इतने साल लगभग हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो गए, कोई हिम्मत नहीं कर पाता इस मूवी को बनाने की, उनकी सच्चाई दिखाने के लिए। तो क्या जो नई जनरेशन है उसको वो सब चीज़ें अभी भी मतलब आप लोगों को याद हैं, या फिर वो सब चीज़ें लगभग एक बार के लिए भुला चुके हैं जो लोग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भी सेकेंड हैंड ट्रॉमा झेला है। मतलब जो हमारे पेरेंट्स थे उनसे हम सुन के ही हम इतना डर चुके हैं कि हम भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम वहाँ जाके रह सकें। हम सुन के ही इतना डर जाते हैं। तो उन्होंने तो झेला है, अपनी आंखों से देखा है, तो वो कैसे उस चीज़ को भूल पाएंगे? वो कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज़ को, चाहे कितने ही साल हो जाए, 30-60 कितने साल हो जाए, वो कभी नहीं भूल पाएंगे इस चीज़ को। तो वो उनके साथ अभी सबसे बड़ी बात है कि उनको जस्टिस भी नहीं मिला, और अब जब लोगों के सामने बात आ रही है तब भी लोग इसको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लेना चाहते हैं। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? तो जो इस मूवी का डायरेक्टर है विवेक अग्नोत्री, उनका कहना है कि कपिल शर्मा सोन में उनको आने से मना कर दिया गया क्योंकि कोई बड़ा लीड उनके पास, ना कोई चेहरा नहीं था, कोई एक्टर नहीं था बड़ा। तो क्या इस तरीके की मूवी को आगे प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। वही तो जो सच्चा है वही सच्चा है, वही तो दिखाया गया है। झूठ तो है ही नहीं उसमें कुछ। तो जो झूठी मूवीज़ है उनको तो बहुत इजीली मिल जाता है, किसी की बायोपिक होती है, कुछ भी हो तो उनको बहुत इजीली प्रमोशन मिल जाता है। बट ये सच है जो हुआ है, तो इसको दिखाने में इनको अगर प्रॉब्लम है तो इससे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। दबाना चाहते हैं लोग। जैसे द कश्मीर फाइल्स के साथ कई और मूवी भी, बैटमैन वगैरह भी लगी हुई है सिनेमा हॉल्स में, तो क्या यूथ को उनको अभी रुक करके कश्मीर फाइल्स की ओर आगे हाँ देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए, क्योंकि हमने बस सुना है। मुझे लगता है अगर हम भी देखेंगे तो हमें वो सुनाया याद आ जाएगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो हमें ऐसा होगा तो सबको पता चलेगा कि कितना सब कुछ झेला है उन्होंने, तब जाके सब लोग कहाँ, अब तो कश्मीरी लोग कहाँ नहीं है, कोई कहाँ है, सब इधर उधर हो चुके हैं। तो उनको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ख़त्म हो गई है, उनको वो दुख कभी नहीं जाएगा। मेरा नाम सुशील भट्ट है। क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आप लोगों को कश्मीर से छोड़ करके अब दिल्ली में बसना पड़ा? अब कितने इंसिडेंट में गिनाऊँ आपको कि कितने इंसिडेंट कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, जो कश्मीर में हिंदू कम्युनिटी रहती थी उनके साथ क्या क्या हुआ। कितने इंसिडेंट है, मेरे भाइयों ने आपको सुनाया, आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा। ऐसे इंसिडेंट से जो बयान करने बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे निकले। कुछ इंसिडेंट्स जो हमारे पास है, मैं उस एरिया का रहने वाला हूँ कश्मीर में जिसको कहते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का हर एक बंदा गुलमर्ग देखना चाहता है। गुलमर्ग ऐसी जगह है, उस जगह का मैं रहने वाला हूँ, उस साइड का मैं रहने वाला हूँ। हार्डली मेरे घर से वहाँ तक 5 किलोमीटर्स है गुलमर्ग। तो क्या हुआ, किस तरह हमारे भाइयों के साथ वहाँ पे किया गया और वो कैसे निकल गए, एक दो घटनाएं मैं गिनाऊँ अपने जो हमारे रिलेशन में हुई थी। जैसे पहले वहाँ से
मुंह करना पड़ा मेरे घर वालों को। मेरे घर वालों को ये अल्टीमेटम दिया गया कि विदिन 24 आवर्स आप यहाँ से खाली करो। हमारे घरों में माँ थी, जो बुजुर्ग थे, वो कैसे निकलते? कुछ नहीं मिलता था साधन कि इनको कैसे निकाले। रातों रात मेरी माँ को मेरे भाई ने कंधे पे उठा के दूसरे सड़क पे लेकर आया और वहाँ से ट्रक में बिठा के जम्मू पहुँचाया। मेरी माँ, जो माँ मरते दम तक बोलती थी मेरा गाँव वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, मरते दम तक उसको उस घर की याद आती थी कि मैंने आप लोगों के, हम लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं। आमतौर क्या होता है, हिंदुओं के घरों में जब कुछ भी खाना बनता है, आखिरकार खाना बना के उस चूल्हे को साफ सुथरा करके लिपाई करके फिर दोबारा रखते थे। मेरी माँ मरते दम तक बोलती थी कि मैंने उस चूल्हे को लिपाई नहीं की जब हम निकले वहाँ से, वो बर्तन वहीं पे हैं। तो उसको वो हाल था। उन्होंने जेला, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो बनाई थी प्रॉपर्टी। हम तो उनके बच्चे हैं, उनको कितना दुख हुआ और उन्होंने किन गर्मियों में अपनी जान दे दी वो जानते हैं। हमने देखा है। वहाँ से आकर जम्मू में कैसे कैसे लोग पहुँचे, तो वो कैसे उन पहाड़ों में, उन पत्थरों में उनको जगह दी गई जहाँ पे सांप थे, जिनको सांपों ने खाया। बहुत सारे मेरे भाई थे, मेरे बहन थे, मेरे बच्चे थे जिनको सांपों ने डसा उधर, जिनको पता नहीं थे। 40-45 की गर्मी जिन्होंने कभी नहीं देखी थी, जो 20-25 के गर्मी में रहने वाले थे, वो 40-50 की गर्मी में रहे और कहीं जगह नहीं रहने के लिए। मुश्किल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो टेंट वहाँ प्रोवाइड किए, वो भी टेंट फटे पुराने टेंट जो शाम को गिरते थे, दिन को खड़ा करते थे। मेरे भाइयों ने, मेरी कम्युनिटी ने खुद अपनी मेहनत करके, खुद अपना गुजारा करके जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, आज हिंदुस्तान के हर एक कोने में, वर्ल्ड के हर एक कोने में मेरी कम्युनिटी है। मुझे शान है मेरे भाई कहाँ नहीं है। उन जहादियों ने हमारे भाइयों को कत्ले आम किया, जो आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे, बाकियों पे देखा होगा। मैं एक घटना आपको सुनाऊं। मेरा एक कजिन ब्रदर था, वो पुलिस में था, उसको CID में ड्यूटी थी, वो था एयरपोर्ट में ड्यूटी। उसकी मदर की डेथ हो गई। 10वां दिन हमारे में कश्मीरी पंडित में 10वां 11वां 12वां करते। 10वें दिन वो अपने घर पे आया, 10वां किया, 11वां किया, 12वें दिन उसको बुलाया, नीचे आए मिलिटेंट, बोला नीचे आ जा थोड़ी देर के लिए। नीचे गया, उसको ले गए पकड़ के, आंखें निकाली, उसको उसके आंखें बाहर निकाली, वहीं पे उसको मारा। उसके बीवी के पेट में था 3 महीने का बच्चा और वो आज तक इधर उधर घूम रहे। क्या किया हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान को आंखें नहीं थी उस टाइम जब इसने फारूक अब्दुल्ला के साथ राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया? तब क्या था? क्या इनको पता नहीं था कि वहां पे क्या हो रहा है? ये जानते थे, मगर बेवकूफ हम ही लोग निकले जो हम लोगों को मुसलमान कहते थे आप बनाओ मकान, कल हमारा ही है। मगर हम लोग सोचते थे ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मगर हमारे साथ हुआ। वो सच थे, हम झूठ थे। हमें समझ नहीं आ रहा था ये हमको क्या बोलते। हमारी प्रॉपर्टीज जो आज 32 सालों से उन्होंने अपने कब्जे में करके रखी है, हमारी प्रॉपर्टीज कहाँ है? क्या किया राजीव गांधी ने? क्या किया बाकियों ने हमारी प्रॉपर्टीज को रेस्टोर करने के लिए? कुछ नहीं किया। अभी थोड़ी सी एक्शन की थी वहां पे मोदी सरकार ने वहां पे, और वहां पे फिर मारदार शुरू हो गई। नहीं जी, क्यों? हमारी प्रॉपर्टी वहां पे पड़ी है, मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी पड़ी है। हम ऐसे 36 नहीं थे, ये यहाँ 40-40, 50-50 गज खरीद के हमने मकान खड़े किए। हम लोगों के पास कनालों में प्रॉपर्टी थी, वहां पे बाग थे, सेब के बाग थे, अखरोट के बाग थे, बादाम के बाग थे, हर एक चीज हमारे पास था। हमारे पास आज रहने के लिए जगह नहीं। मैं एक घटना आपको बताऊं। जब मैंने अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को यहाँ लाया, जब मैंने उसको दिखाया, उन दिनों यहाँ पे इस हमारे प्लॉट के सामने मकान नहीं बने थे, सारा खाली था। उसको पता था ये सारी प्रॉपर्टी इसी की है। वो मुझे बैठ के बोलती थी इसको बाउंड्री करना था। मैंने बोला माँ ये मेरा नहीं है, मेरा इतना ही है जिस पे आप बैठी हो, और बाहर जो वरांडे पे बैठी है ये भी सड़क है, ये हमारा नहीं है। वो रो पड़ी, बोला हमारे पास क्या था? हमारे पास जो खच्चर होते थे, गाय भैंस होते, इनसे बड़े मकानों में हम रखते थे, उनको पालते थे। मगर क्या करें, हमारी बदकिस्मती है, हमारे साथ ये त्रासदी हुई। आज अग्निहोत्री ने ये हिम्मत की, ये दिखाने की, ये सच दिखाने की, क्यों यूपी के मुसलमान को हिम्मत आ गई उसको स्टे लाने के लिए? यूपी को क्या हुआ? क्या उसको त्रासदी हुई? त्रासदी हमको हुई, यूपी के मुसलमान को त्रासदी नहीं हुई। वो स्टे लाने के लिए गया कोर्ट में। क्यों? ये दंगे भड़क जाएंगे। क्या वो दंगे नहीं याद है उनको जब हम सड़कों पे घूम रहे थे, जम्मू के सड़कों में या दिल्ली के सड़कों पे? वो दंगे याद नहीं है? वो राजीव गांधी को याद नहीं? उसको जो हुआ सही हुआ उसके साथ, हमारे साथ, जो हमारे भाइयों के साथ उसने करवाया।
क्या उस फारूक अब्दुल्ला को वो पता नहीं क्या हुआ? वो जाके लंदन में बैठ गया और हम लोग वहां से दरबदर हो रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर, आज भी हमारी सरकार उसको प्रोत्साहन कर रही है, उस फारूक अब्दुल्ला को। वो यासीन मलिक, आप देखो एक बार इसमें एक वो आज भी घूम रहा है। वो बिट्टा कराटे जिसने मेरे भाई को सरेआम सड़क पे मारा, वो भी घूम रहा है। जो मीडिया में बोल रहा है, नेशनल चैनल पे बोल रहा है, हाँ मैंने आज तक 20 कम से कम 20 को मुझे याद है 20 लोगों को मैंने मारा। क्या उसके लिए कोई कोर्ट नहीं? क्या उसके लिए कोई अदालत नहीं? यहां पे रात को ही अदालतें खोलते हैं जहां इनके लिए, क्या उसके लिए नहीं? क्या उसके लिए कोई सजा नहीं? क्या उस यासीन मलिक के लिए कोई सजा नहीं जिसने हमारे साथ हमारे एयरफोर्स के बंदों को मारा, एक ही गोली से मारा उनको? क्या इनको पता नहीं? सबको पता है, मीडिया को पता है, जुडिशरी को पता है, हर एक को पता है। और जब हम जुडिशरी में गए हमारे लिए, हमारी त्रासदी के लिए, सुनो, जुडिशरी ने बोला नहीं हम नहीं सुन सकते आपके लिए। क्यों? हम हिंदुस्तान के निवासी नहीं है, क्यों नहीं सुनेंगे? मगर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे साथ आज हुआ। आगे आगे देखो जी, अगर यही हालत रही हर एक हिंदू से जो हिंदुस्तान में रहता है उसके साथ यही हाल होगा। हमने जेल लिया 32 साल के बाद, थोड़ा बहुत हमने सर्वाइव किया, मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ आज के बाद होगा वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। कुछ दिन पहले अभी राहुल गांधी गए हुए थे जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि मैं भी कश्मीरी हिंदू हूँ, मेरे अंदर भी वही खून है जो कश्मीरी हिंदुओं ने देखा। तो क्या भारत जो कश्मीरी हिंदू लोग हैं, क्या राहुल गांधी की बात पर समर्थन करेंगे? मैं राहुल गांधी को बता रहा हूं, वो हिंदू कहां से आ गया भाई? मुझे बताना हिंदू कहां से आया? मंदिर में जाके जनेऊ पहनना वो हिंदू नहीं है। हिंदू ये है जिसके गले में माँ बाप ने अपना जनेऊ डाला है, ये हिंदू है। वो कौन सा हिंदू है? वो क्रिश्चियन है, उसका बाप मुसलमान है। किसका बेटा है वो? उसका धर्म है। कौन सा धर्म है? अपने वोट के लिए वो बोलता मैं हिंदू हूं, क्रिश्चियन के उसमें जाता है मैं क्रिश्चियन हूं, सरदारों के जाता है मैं सरदार हूं। अपनी राजनीति के लिए वो कराया, कोई हिंदू नहीं है। इनका खानदान कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। मैं मीना कोल हूँ, मैं नजफगढ़ में रहती हूँ। कश्मीर से सुंबल डिस्ट्रिक्ट बारामूला की रहने वाली हूँ। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारी एक आयुर्वेदिक दुकान थी जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान थी। तो मेरे एक रिलेटिव यूपी से आए थे, तो वो कुछ 1 महीने वहाँ रहे। तो उनको लगा ये बाहर से कोई मतलब मुखबिर आया है, तो उन्होंने हमारे दुकान पे कुछ लेटर्स लिखे और डाले, बोले आप इनको यहाँ से निकालो और ख़ुद भी यहाँ से निकलो, नहीं तो उसको हम कल परसों तक मार देंगे। और कुछ दिनों हमने अवॉइड किया, सोचा कि हम नहीं निकलेंगे वहाँ से। बहुत कोशिश की, हमारा मन नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि मेरे के पास ऑलरेडी मेरे पापा नहीं थे, वो बचपन छोड़ गए थे। मेरी मम्मा थी, मेरे 2 छोटे भाई थे और मेरी दादी थी, और कोई नहीं था हमारे पास। तो हमारा मन नहीं कर रहा था, हमारा वही गुजारा, खेती वगैरह सब था वहाँ, जिस कारण से हम वहाँ जी रहे थे जैसे भी। तो हमें बार बार फोर्स किया गया लेटर्स के ज़रिए। तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई और उस रिलेटिव के साथ यूपी आए। उसके बाद वहाँ हम रह नहीं सके। मेरा भाई था, मेरी मम्मी था, हमें वहाँ निकलना पड़ा। ऐसे हुआ कि हमें एक सरदार थे, मतलब जान पहचान वाले, उन्होंने रात में हमारा थोड़ा बहुत सामान लोड किया और हम वहाँ से सीधा यूपी, हम जम्मू का हमें कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1 साल बाद हमारी मामा की भी डेथ हो गई। हम फिर 3 ही भाई बहन रह गए। फिर हम वापस जम्मू टन 2 में रहने के लिए गए। तो हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने हमारा 6 महीने लुक आफ्टर किया वहाँ, वो मगर टेंट वेंट मतलब दिलाए। उसके बाद हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद हमारे चाचा रहते थे, जैसे सोपोर रहमा डिस्ट्रिक्ट बारामूला, वो वहाँ जड़ी कैंप में रहते थे, वो पुलिस में थे। तो वहाँ एक मुस्लिम था जो रोटी वाला था, तो उसने पुलिस में थे, उसने बोला भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारी भूमि है। वहाँ बाबा जत्तू नाम का एक स्थापना है, वहाँ वो है, ये अलाउड कुछ भी नहीं है। तो उसको बोला आप यहाँ से निकलो। कुछ दिन बाद उसको फ़ोन कॉल आ रही है, मतलब जम्मू से सोपोर से आ रही है कि अपने दोस्तों के जिन्होंने उसको मतलब पढ़ाया था, मतलब पढ़ते थे आपस में, साथ साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने बुलाया सोपोर पुल पे, बोला आपकी आखिरी इच्छा क्या है।
वो मेरे साथ बहुत क्लोज था वो भाई मेरा। तो आखिरी इच्छा क्या है आपकी? तो उसने बोला मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरा चाचा सोपर रोहमा में रहता था, उसने नया घर बनाया था, उसने बोला हम इसको नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना घर। तो वहाँ गया, उससे बात की, तो सबसे पहले उसको गोली मारी। वहाँ कोई नहीं था, वो सब निकल गए थे जम्मू, वो अकेला था, उसने नहीं माना। उसने बोला कुछ दिन मैं ही रुकूंगा, मैंने नया घर बनाया है। तो उसको गोली मारी, फिर इसको उठा के अपने साथ उसी सोपोर पुल पे लाया। अवतार कृष्ण पंडिता नाम था उसका, और उसको उसी सोपोर के पुल में मतलब गोली मार के मतलब फेंक दिया। तो वो उसकी लाश कभी नहीं मिली, नहीं ना उनका कुछ मुआवजा मिला उनको। उसी दौरान मेरी मामा भी गुजर गई। मतलब शौक हमारे को बहुत इतना ज़्यादा हुआ। वो खुद ही पुलिस में था, उनके नहीं जो उसके अपने सगे दोस्त थे उन्होंने उसको मारा, सिर्फ एक बेकरी वाले के लिए जो कश्मीरी मुसलमान जड़ी में रहता था जम्मू में। उसको वहाँ नहीं, वो नहीं बना सकता ना, मुसलमान एक कश्मीरी पंडित के लिए रोटी नहीं बना सकता, क्योंकि उसका वो अलग हिसाब होता। उसने इतना ही बोला था, भाई आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसी थोड़ी की बात के लिए उसको बुलाया गया और प्री प्लानिंग उसको मतलब गोली मार दी बाद में, पहले चाचा को, फिर उस दौरान मेरी मम्मा भी गुजर गई। उसके बाद मेरी मोबोली मामी जो बांडीपोरे का किस्सा है वो तिक्कू का, वो भी मेरी मोबोली जिन्होंने मेरा कन्यादान किया, मतलब वो मेरी माँ भी लगती है, उसको भी उठा के ले गए। उसके बाद काटा उसको, तब जाके ऐसे ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। मैं तो चाहती हूँ इससे ज़्यादा और ऐसी पिक्चरें बने जो यहाँ लोगों को पता भी नहीं है। अगर हम लोग उनसे बात करते हैं, मेरे पड़ोसी तक ये नहीं समझते कि हमारे साथ हुआ क्या, वो भी हमारे मजाक उड़ाते हैं। उनको जब पता ही नहीं इस बात का हमारे साथ क्या था, हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने अभी भी हमारी प्रॉपर्टी हमारे को गवर्नमेंट ने दी है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरी भाइयों की सुंबल दैतखाई में है, 30 साल के उनके पास थी, अभी वो एक चौकीदार को दी गई, मगर वो हमें रिन्यू डिपार्टमेंट में केस वापस कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी और हमारे प्रॉपर्टी पे मकान बनाए दिए गए, कैसे निकालेंगे हम अपनी जमीन, आप बताइए। तो आगे जो कश्मीर फाइल्स है उसके लिए क्या लोगों को आगे आवाज उठानी चाहिए? हाँ जी, उठाना चाहिए और सबको देखना चाहिए। जितने भी लोग हैं दिल्ली में, कहीं भी लोग हैं, उसको मतलब समर्थन देना चाहिए, विरोध कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसी फिल्में मैं चाहती हूँ और बन जाए जो पूरे वर्ल्ड में ये, हाँ, छोटे बड़े, जैसे अभी मेरी बेटी ने बोला है, उसने हमारी परेशानी, उसने हमारा दुख आज की जनरेशन ने देखा है। तो आज की जनरेशन को अगर आप दिखाओगे नहीं, उनको क्या पता, उनको तो ये भी नहीं पता कश्मीर कहाँ है और जम्मू कहाँ है, और इतना गैप है जम्मू और कश्मीर में। वो समझते हैं जम्मू भी कश्मीर ही है, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, जम्मू में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मगर उनको क्या पता, एक बंदे ने किसी बंदे को ये बोला कि तुम वहाँ से वैसे ही भाग के आए हो, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो तुम ये यूं ही बोल रहे हो। उस बंदे ने बोला तू वहाँ जाके देख, उनके सामने छाती तान के देख, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पता, तुम्हें पता चलेगा। कश्मीरी पंडितों के बारे में भी लोग जानते हैं, यहाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, किसी को बोला है ऐसा, तो उसने बोला तू वहाँ जाके देख। आप वहाँ जाके देखो ना, कुछ दिन रह के देखो उस माहौल में, जिस माहौल से हम गुजरे वहाँ। मेरे को अगर ज़रा सी चुन्नी उतर जाती थी ना, श्रीनगर में थी हब्बा कदल में लास्ट में, मेरे को ज़रा सा चुन्नी ऐसे उतर गई, तू कश्मीरी हिंदू, तो क्या हुआ, चुन्नी और ये आपको ओढ़ना है और ओढ़ना ही चाहिए, और हम यहाँ आपको रहने नहीं देंगे। ये मेरे साथ हुआ है। तो और हाँ, मैं चाहती हूँ और ऐसी मूवियाँ बने, और कपिल शर्मा को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको भी इस मूवी, ऐसी और मूवियाँ बने, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध, क्योंकि आप भी एक हिंदू हो, आप हिंदुस्तान में रह के भी ऐसे कैसे कर सकते हो। तो तमाम कश्मीरी हिंदुओं से हमने बात करने की कोशिश की। कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो आपने टीवी में तो देख लिया, सिनेमा हॉल में भी आप देख रहे होंगे, लेकिन असली कश्मीरी हिंदू यही हैं, यही कश्मीरी पंडित हैं। उन सब लोगों के साथ जो हुआ, आपने इनकी सच्चाई देखी है। हमारा आपके साथ यही कहना है कि बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस दर्द को और इस चीज़ को हर एक भारतवासी समझ पाए, और जिसने इतनी हिम्मत दिखाई इस मूवी को बनाने के लिए, उसको जरूर समर्थन करें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।